सिटी के शानी शहर से शुरू होती है। हम चेंज मेडिकल क्लिनिक में हैं और कोई व्यक्ति एक बुजुर्ग को फोन करता है और कहता है कि उसका ट्यूमर बढ़ गया है। और क्या उस समय लोग पहले से जानते थे कि ट्यूमर क्या होता है, कितना आधुनिक है? डॉक्टर पूछता है कि उसका दर्द वर्तमान में कैसा है और वह जवाब देता है कि यह बढ़ गया है, लेकिन वह अभी भी इसे सहन कर सकता है। एक कप जो मुझे लगता है कि चाय है, पी रहा है। बूढ़ा आदमी बस डॉक्टर से पूछता है कि वह उसके साथ ईमानदार रहे, कि उसके पास जीने के लिए कितना समय बचा है। उसने डॉक्टर को देखने की भी जहमत नहीं उठाई और एक उदास भाव के साथ अपनी चाय को देखता रहा। डॉक्टर ने समझाया कि हालांकि उसकी ची वर्तमान में उसकी रक्त वाहिकाओं की रक्षा कर रही है, जल्द ही दर्द उसे पागल कर देगा और एक दिन वह जाग नहीं पाएगा। बूढ़ा आदमी क्लिनिक के बाहर मेज पर अपना अब खाली चाय का कप रखता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे लगता है कि अब इलाज की कोई जरूरत नहीं, आन खुद की देखभाल करने के लिए वह सम्मान पूर्वक झुकता है, क्योंकि बूढ़ा आदमी दूर चला जाता है। जीनेशान गुलाबी तुरही के पेड़ों के बीच चला गया, गिरते हुए पत्तों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसे सब कुछ छोड़ने से पहले अपने मामलों को निपटाना शुरू कर देना चाहिए। उसने अपने जीवन में अपने परिवार, लू परिवार का निर्माण किया था। यह खजाना जो उसका परिवार था, उसे उसके बेटे और पोते पोतियों द्वारा आगे बढ़ाया जाना था। उस आदमी को कोई पछतावा नहीं था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वह अपनी सबसे छोटी पोती सील को एक स्वस्थ और अमर संविधान वाली एक विशेष बच्ची के रूप में बड़ा होते नहीं देख पाएगा। एक ऐसी प्रतिभा जो निस्संदेह परिवार को गौरव दिलाएगी जब वह बड़ी होगी। अपने घर के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने उसे अंदर जाने के लिए खोल दिया और कुछ अजीब ने बुजुर्गों का ध्यान खींचा। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला था। बूढ़े आदमी को खून की गंध महसूस हुई और वह अपने महल के अंदर भाग गया। लोग वहां आश्चर्यचकित थे कि क्या हुआ था, खासकर अब जब कुलपति अनुपस्थित थे। भीड़ को धकेलते हुए उसने उनसे एक तरफ हटने के लिए कहा ताकि वह देख सके कि क्या हो रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं यह देखकर कि उसके घर में एक नरसंहार निराशा में घुटनों के बल बैठा अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या के दृश्य का सामना किया, जिसमें उसकी पोती भी शामिल थी, जो कुछ भी कर सकती थी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, जैसे ही उसने सोचा कि उसने जीवन में जो कुछ भी था वह कैसे खो दिया। यह बहुत भयानक था। लू परिवार के तो कोई दुश्मन भी नहीं थे, तो कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा? किसी ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी गर्दन पर चाकू रखते हुए देखा। वह रो रहा था और निराशा और दुख से कांप रहा था। किसी से उसे रोकने की विनती कर रहा था। दो आदमी बूढ़े व्यक्ति की ओर दौड़े और पूछने लगे कि अगर वह उनके साथ मर गया तो उसके परिवार का बदला कौन लेगा। इन शब्दों को सुनकर उसने सोचा कि वह इस बूढ़े और बीमार शरीर के साथ अपने परिवार का बदला कैसे ले सकता है। यह उसके दृष्टिकोण में पूरी तरह से अर्थहीन था और उसने अभी अपनी जान लेना और अपने प्रियजनों से मिलना सोचें कि ऐसा किसने किया होगा। और याद रखें कि कुछ लोग जो उसके परिवार को मिटाना चाहते थे, वे राहत महसूस करके लौटेंगे। अन्य लोगों ने सबसे छोटी पोती के अभी भी जीवित होने पर टिप्पणी की और माना कि छोटी बहू ने उसे पहले छिपा दिया होगा। हमला शुरू हुआ। बूढ़ा आदमी हाथ में एक भाला लेकर घर से निकला और सभी से चिल्लाते हुए कहा कि वह एक एहसान मांगना चाहता है। उसे अपने परिवार को दफनाने में मदद की जरूरत थी, लेकिन अब उसे यह कहते हुए जाना पड़ा कि वहां मौजूद हर कोई इसका गवाह था। उसने स्वर्ग की कसम खाई कि मरने से पहले वह उन सभी से बदला लेगा जिन्होंने उसके परिवार, उसके बच्चों, उसकी बहुओं, उसके पोते पोतियों के खिलाफ वह अपराध किया था। उसने जंगल के बीच में उनकी रक्षा करने के लिए वहां न होने के लिए गहरा शोक व्यक्त किया और माफी मांगी। बूढ़ा आदमी अपनी पोती को पीठ पर उठाकर भागा। दशकों हो गए थे जब से उसने आखिरी बार अपनी बिजली जैसी शारीरिक तकनीक का इस्तेमाल किया था
और इस वजह से उसके शरीर का हर इंच दर्द से चीख रहा था। फिर भी इस स्थिति में बचना सबसे महत्वपूर्ण था। एक ब्लेड उसके सिर को भेदने से बस कुछ सेंटीमीटर दूर था। जब बूढ़ा अनबूढ़ी आदमी इस छिपे हुए हमले के आखिरी सेकंड में चकमा देने में कामयाब रहा। उसकी पोती उसकी पीठ पर थी। हरकतें बहुत सरल थीं, इसलिए उसे जल्दी से संभालना संभव था, खासकर तब जब उसे अभी भी काफी आगे जाना था। बूढ़े आदमी की किक दुश्मन के चेहरे पर टकराने से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर थी, जब एक अजीब सी आवाज हुई और हमने देखा कि निंजा एक रक्षात्मक स्थिति में था, लेकिन उसे मारा नहीं गया था। जीन शान जमीन पर कांपते हुए पड़ा था, जिससे दुश्मन भ्रमित हो गया। संबंधित आवाज उसकी पीठ के टूटने से आ रही थी। उसका शरीर अब उसी स्तर के मार्शल हमले को नहीं झेल सकता था। कला पहले की तरह ही यह निराशाजनक था। यदि वह 10 साल छोटा होता, यह निंजा पहले से ही एक शाश्वत नींद में होता, लेकिन उसके पास शिकायत करने का समय नहीं था। सील की सुरक्षा प्राथमिकता थी। अगर दुश्मन मजबूत होते तो चीजें जल्दी खतरनाक हो जाती। सुश्री आ गई। बूढ़ा आदमी अपनी पीठ पर छोटी लड़की के साथ फिर से भागना शुरू कर दिया, लेकिन निंजा ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी का शरीर पहले से ही मदद के लिए रो रहा था और उसने दुश्मन पर चिल्लाना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या उसे कोई दया नहीं है। एक नवजात पर हमला करना और एक बूढ़ा आदमी उसके लिए बहुत नीच था। एक ब्लेड ने बूढ़े आदमी की छाती को छू लिया और उसने महसूस किया कि शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। वह दुश्मन को इस तरह से नहीं मनाएगा। नारुतो इस बारे में दुखी होगा। वह बहुत ही नुकसानदेह स्थिति में था। भागना जारी रखने से वह और अधिक कमजोर हो जाएगा। इसलिए उसके पास एक ही विकल्प, अंत में वह और लड़की होंगे। आदमी उन दोनों को एक साथ खत्म करने के लिए उन्नत था और अब इस एकमात्र मौके का उपयोग करने का समय था। बूढ़े आदमी ने दुश्मन पर निशाना साधते हुए अपना भाला पकड़ लिया, लेकिन दुश्मन ने उसकी हरकत को देख लिया और हमले से बचने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगा दी। जीन शान ने सोचा कि वह अब उसे पकड़ सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और लायंस रोअर नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया। इस तकनीक ने निंजा को सीधे मारा, जिससे उसने अपनी तलवारें छोड़ दी और जीन शान ने अपने असली भाला तकनीक का उपयोग करने के लिए अवसर का फायदा उठाया। पहली चाल, सुप्रीम फ्लैश परस्यूट। भाला दुश्मन को छेदता हुआ उसे पीछे की ओर फेंकता हुआ एक पेड़ से टकराता हुआ जा पहुंचा। थक चुका बुजुर्ग ने अपने शरीर के वजन को सहारा देने के लिए अपने हाथों को घुटनों पर रखा। निंजा के पास पहुंचा, जो पेड़ से पूछताछ का विरोध किया। आदि, उसने आदमी की गर्दन पर एक ड्रैगन टैटू देखा और कहा कि यह जानकारी का एकमात्र टुकड़ा था जिसे वह उससे प्राप्त कर सकता था। ईसाई फिर से रोने लगी और बूढ़े आदमी ने उसे शांत करना शुरू कर दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह केवल अब रोना शुरू कर दिया। जीन शान ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करेगा और छोटी लड़की ने बूढ़े को एक सुंदर मुस्कुराहट दी। रात हो गई और हम एक पहाड़ की चोटी पर थे। बूढ़ा आदमी अपनी पोती के लिए कुछ पका रहा था। वह बहुत भूखी रही होगी, इसीलिए वह उसे खिलाने के लिए दलिया जैसा कुछ बना रहा था। हालांकि वह अपने घर के पास के एक गांव से कुछ दूध और अन्य उत्तर लेकर आया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंतिम वर्ष ऐसे होंगे। उसने कटोरा छोटी लड़की को दिया और कहा कि अब चूंकि यह उबल गया है, दूध पीने के लिए सुरक्षित है। दूध को उत्सुकता से पीता रहा। बूढ़े ने उसे अच्छा काम करने के लिए बधाई दी। कितनी चतुर लड़की है, इतनी छोटी और पहले से ही कच्चा दूध पीने में सक्षम। भोजन समाप्त करने के बाद सील ने संतुष्टि में अपने होंठ चाटे। उसका पेट गर्व से भर गया था। जीन शान ने सोचा कि कोई और रास्ता नहीं है। वह अपनी पोती की रक्षा के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता था, और यहाँ तक कि उसके साथ थोड़ा खेलता भी था। जब उसके मंदिर की नसें फटने लगती हैं,
और उसके सिर में तेज दर्द होता है। दूध का कटोरा गिर जाता है और वह दर्द से चिल्लाता है। यह इतना असहनीय हो जाएगा कि वह अपनी मानसिक संतुलन खो देगा, जब तक कि वह फिर से जाग नहीं सकता। सील अपने दादा की ओर रेंगना शुरू कर देती है और रोते हुए बूढ़ा आदमी कहता है कि अभी समय नहीं आया है। उसकी यादें उस पल में वापस आ जाती हैं जब डॉक्टर ने उसे अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ दिया था। यह दवा नहीं थी, वास्तव में यह तंत्रिका दमन की गोली नामक एक जहर था। यह उसके जीवन को बढ़ा सकता था। डॉक्टर ने कहा था कि उसे किसी भी स्थिति में उपयोग करने के लिए उस जहर को अपने साथ रखना चाहिए। और वह क्षण आ गया था। अपनी मानसिक संतुलन खोने लगा। वह अपने लबादे में हाथ डालता है। वह पहले से ही इस जहर के बारे में जानता था। यह डैगिंग कैदियों को यातना देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा थी, जिससे उन्हें जरूरी नहीं कि मारा जाए। अत्यधिक दर्द होता है। इस दवा से किसी को भी अत्यधिक दर्द महसूस होगा। हालांकि यदि वह ट्यूमर को ठीक करने के लिए अब इस गोली का उपयोग नहीं करता है, तो वह वहीं अपनी जान गंवा देगा और सील की रक्षा के लिए उसने जो कुछ भी किया था वह व्यर्थ हो जाएगा। दर्द बेतुका था। अकेले में गोली उसके गले से नीचे चली जाती है और जहर से दर्द बहुत तेज होता है, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि यह मेरी जहर उसकी जान नहीं लेगा। उसकी सारी नसें और भी अधिक फैलने लगती हैं और वह दर्द से पीड़ित रहता है। अब यह बताना मुश्किल है कि यह ट्यूमर से है या दमन जहर से। बूढ़े आदमी की त्वचा काली पड़ने लगती है और वह घंटों तक उसी तरह पीड़ित रहता है। वह यह भी सोचता है कि उसे ऐसा करते हुए कितना समय बीत गया होगा। इस तरह से पीड़ित होना मिनटों का हो सकता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमारा है। सौभाग्य से वह जाग गया और बूढ़े आदमी का शरीर बिल्कुल पागल है। यह मुझसे बेहतर है और मैं जियोजित्सु में भारोत्तोलन करता हूँ। जहर ने अभी बहुत अच्छा काम किया। बूढ़ा आदमी जीवित था, लेकिन वह अभी भी निश्चित नहीं था कि सिरदर्द कब वापस आएगा। हालांकि गोलियां उसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करेंगी। अभी भी एक सीमा थी। उसे कम से कम इतना लंबे समय तक जीवित रहने की आवश्यकता थी जिससे उसकी पोती की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वह छाया में सो रही थी, जबकि वह गर्म जमीन पर लेटा था। ट्यूमर को ठीक करने और सील को खतरे से बचाने में सक्षम शरीर पाने का केवल एक ही तरीका था। शरीर और हड्डी का पुनर्निर्माण, एक साधना तकनीक जो मार्शल कलाकारों को संपूर्ण शरीर प्राप्त करने में मदद करती है। हालांकि संपूर्ण शरीर को अनलॉक करने के लिए उसे कुल 180 वर्षों की आंतरिक ची प्रशिक्षण की आवश्यकता। उसने बिना पछतावे के जीवन जिया था, लेकिन अब उसके मन में केवल एक ही बात थी, वह लिन सियोल का दादा लुइनशान कभी नहीं मरेगा। हम एक छोटे से गांव को साधारण घरों के अंदर कुछ लालटेनों से रोशन देखते हैं, यह सोचते हुए कि पिछले कुछ दिनों में वह कैसे रूट्स खा रहा था। जीन शान गांव में आ रहा था। सौभाग्य से उसे यह जगह मिल गई थी और किसी कारण से इसे की बड़ी आंखों को देखो। उसकी आकृति ने मुझे एक डिट्टो की याद दिला दी। अपनी छोटी पोती को देखते हुए वह पूछता है कि क्या वह भूखी है। अब जब उन्हें यह गांव मिल गया है तो वे अपना पेट भर सकते हैं। एक गंध बूढ़े आदमी के नथुने पर आक्रमण करना शुरू कर देती है और वह तुरंत गंध के स्रोत की ओर मुड़ता है। अब हम देखते हैं कि कोई चिकन स्टू तैयार कर रहा है। कुछ भिखारी वहां खाना बना रहे थे, क्योंकि वे उस रात अपने लिए एक बड़ा भोजन कर रहे थे। यह काफी समय हो गया था जब आदमी ने नोटिस किया कि वे भिखारी संप्रदाय से होंगे, और अब भिखारियों का भी अपना संप्रदाय है। उनकी बेल्ट पर गांठों का विश्लेषण करने पर पता चला कि उनमें से एक रैंक 1 था और अन्य 2 रैंक 2 थे। वे न केवल भोजन के लिए बल्कि जानकारी के लिए भी उपयोगी हो सकते थे। जीनेशान ने पूछा कि क्या वे उसके साथ भोजन का कटोरा साझा कर सकते हैं, और आदमी ने कहा कि वह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई कुलीन व्यक्ति उनसे भोजन मांग सकता है। तीनों में से एक यह कहते हुए शिकायत करने वाला था
कि बूढ़ा व्यक्ति उनका भोजन चुराना चाहता था, लेकिन तीसरे ने अपना मुंह ढक लिया और उसे उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आभारी बूढ़े ने कहा कि भिखारी संप्रदाय वास्तव में विश्वसनीय था। जब भिखारियों में से एक ने भोजन तैयार करना समाप्त किया, तो वह नमक भूल गया था और जी ने शान से थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि वे जल्द ही नमक ले आएंगे। बूढ़े ने उत्तर दिया कि वे जितना समय चाहें ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जैसे ही वह आग के सामने बैठा, भिखारी के दक्षिण पूर्व से आए लोगों ने उसे लू परिवार के मुखिया के रूप में पहचाना। वे उसके कपड़ों और उसकी पीठ पर बच्चे के कारण उसे पहचान गए। दुर्भाग्य से वे बूढ़े व्यक्ति की तरह अच्छे दिल वाले नहीं थे और पहले से ही उसे पकड़ने की योजना बना रहे थे। हालांकि वे निश्चित नहीं थे कि यह उनके लिए संभव है। गंजे व्यक्ति ने कहा कि वह अब केवल हड्डियों का एक थैला है, जिसमें अपनी युवावस्था में जितनी ताकत थी, वह अब नहीं हो सकता। वह शायद अपने हथियारों का भी ठीक से उपयोग नहीं कर सकता। उन्हें केवल एक बार बूढ़े व्यक्ति पर हमला करने की आवश्यकता थी, जब उसने उस स्थान पर वापस संकेत दिया जहां बूढ़ा व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने माफी मांगते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वह नमक नहीं भूला था। लेकिन जब उसने स्थिति को देखा, तो बूढ़ा व्यक्ति पहले ही कढ़ाई के अंदर सब कुछ खा चुका था। कहा कि खाना बहुत बढ़िया था। आदमी इस बात से हैरान था, जबकि जीन शान ने अपनी पोती को झुककर प्रणाम किया और उसे भी अपना खाना खाने का आनंद लेने के लिए कहा। उस आदमी की ओर धमकाने वाले अंदाज में मुड़कर उसने कहा कि ऐसा लगता है कि उसे कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जो उसके परिवार को मारने वाले कमीनों से जुड़े हैं। आदमी हैरान था कि जीन शान ने उनकी बातचीत सुन ली थी और उसकी तीव्र सुनने की क्षमता से चौंक गया। आगे बढ़ते हुए गंजे आदमी ने सभी को बूढ़े आदमी को मारने के लिए चिल्लाया और वे सभी बांस की छड़ियों के साथ उस पर टूट पड़े। उनमें से एक जो बूढ़े आदमी के बगल में था और लगभग उस पर वार करने वाला था, उसने उसे नरक की यात्रा के रूप में सोचने के लिए चिल्लाया। लेकिन जीन शान ने एक चम्मच उठाया। उसने उस छोटे से आंदोलन के साथ आसानी से वार को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। आदमी का हाथ तुरंत टूट गया और वह दर्द से चिल्लाया। उसे तुरंत खड़ा करते हुए बूढ़े आदमी ने गंजे आदमी को उसकी गर्दन से उठाया और पूछा कि क्या यह भिखारी संप्रदाय था जिसने उन्हें ऐसा करने के लिए भेजा था। लेकिन आदमी ने दया की भीख मांगी। जीनिशान ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह भिखारी के संप्रदाय के आदेश पर था या नहीं। वह आदमी से सच्चाई चाहता था या वह उसकी आंतें निकाल देगा। गंजे आदमी ने समझाया कि यह सब एक गलत फहमी थी उनका। उसके परिवार की मौत के पीछे के अपराधियों से कोई लेना देना नहीं था। वे केवल गठबंधन के आदेशों का पालन कर रहे थे। इसने गण का ध्यान आकर्षित किया और उसने पूछा कि यह किस गठबंधन के बारे में बात कर रहा था। और जब से उसके सिर पर इनाम रखा गया था, टूटे हाथ वाले लोगों में से एक ने अपने कपड़ों के अंदर से एक कागज निकाला और उसे दिखाया। लूजी ने शान हाल ही में नष्ट हुए लुओ परिवार के कुलपति ची विसंगति की स्थिति में गिरने के बाद पागल हो गए थे। यही वांछित पोस्टर ने कहा था। अपने बारे में ऐसा पागलपन लिखा देखकर हैरानी हुई, जबकि वास्तव में वह इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष था। एल परिवार के विनाश का कारण बनने वाली घटना की पूरी कहानी गिनियांग काउंटी के निवासियों से पूछकर आसानी से सुनी जा सकती थी, लेकिन तथ्य यह है कि मम अलायंस ने उसके खिलाफ यह इनाम जारी किया था। इसका मतलब था कि वे उसके परिवार से जुड़ी घटना से जुड़े थे, या अलायंस के भीतर उच्च पद वाला कोई व्यक्ति इस साजिश के तार खींच सकता है। सवाल यह था कि जीन शान लगातार ध्यान और प्रशिक्षण क्यों कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इस मामले में उसका असली दुश्मन पूरा अलायंस हो सकता है। समस्या यह थी कि भले ही वह शारीरिक पुनर्निर्माण के लिए अगले 5 वर्षों तक प्रशिक्षण लेता रहे, यह एक पत्थर को कंकड़ से मारने की कोशिश करने से अलग नहीं था।
पोती की रक्षा के लिए यह सब कितना भी सहना पड़े। अगर मम एलायंस की संलिप्तता और लू परिवार का विनाश स्पष्ट हो गया, बूढ़े ने खुद से कसम खाई कि एक पहाड़ भी उसका बदला नहीं रोक पाएगा। भले ही इसका मतलब उस चट्टान पर 1 लाख बार प्रहार करना हो, वह मिरम एलायंस को पूरी तरह से नष्ट करने में कामयाब हो जाएगा। बूढ़े बूढ़े आदमी का हाथ पहले से ही अपनी हथेली की तकनीक का उपयोग करके चट्टान को तोड़ने में सक्षम था। वह अपने हाथों से यह सब हल करने के लिए दृढ़ था। अपने जी के साथ चट्टान को दबाते हुए वह इसे पूरी तरह से अपने सामने विस्फोट करके चकनाचूर करने में कामयाब रहा। फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। मॉम एलायंस का रूढ़िवादी लिंग, जिसने हमेशा न्याय की मांग की थी, उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? सील रोने लगी और बूढ़े ने पीछे मुड़कर पूछा कि क्या वह भूखी है? उसने उसे दूध दिया था, लेकिन बच्ची ने बिना पिए केवल दूध को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह खट्टा हो गया था। उसने दूध फेंक दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी तरल को पकड़ने के लिए झपटा। इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। हंसते हुए उसने कप वापस छोटी लड़की को दे दिया और कहा कि उसने लगभग सब कुछ गिरा दिया था, और उससे कहा कि उसे इसे पीने की जरूरत है मजबूत और स्वस्थ होने के लिए। लेकिन छोटी लड़की एडवर्ड ऑल की बेटी रही होगी, क्योंकि उसे दूध बिल्कुल पसंद नहीं था और वह कप को दूर पटक देती थी। अब यह ICL के योग्य स्वभाव है। उसने पता नहीं कहां से खरगोश के मांस का एक कटार निकाला और पूछा कि क्या वह यही चाहती थी। छोटी लड़की ने फिर मांस को देखा और उसे खाने के लिए उत्सुकता से लार टपकाने लगी। जीन शॉन ने मांस को उससे दूर खींच लिया और कहा कि उसके पास इसे चबाने के लिए पर्याप्त दांत भी नहीं है, जिससे वह विरोध करना शुरू कर देती है। बूढ़े व्यक्ति ने अवसर देखा और कहा कि वह उसे मांस देगा यदि वह दादाजी कहे। छोटी लड़की ने धीरे धीरे बोलने की कोशिश की और किसी तरह यह कहने में कामयाब रही कि वह उसकी इतनी जल्दी सीखने की क्षमता से प्रभावित वह बहुत छोटी थी। उसकी विकास दर बहुत अधिक थी और छोटी लड़की ने दादाजी से कई बार कहा। यह उसके अमर शरीर की क्षमता थी। यह देखना वास्तव में प्रभावशाली था। बूढ़े व्यक्ति ने स्वीकार किया कि वह अभी भी मांस नहीं खा सकती थी, लेकिन वह उसके लिए दलिया तैयार करने के लिए कुछ सामग्री की तलाश करेगा। रात हो गई और हमने एक सुनसान शहर देखा। जीन शान अपनी टोपी के साथ चला गया, अपना चेहरा छिपाते हुए पहचाने जाने से बच रहा था। वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे वाला वांछित पोस्टर कितनी दूर तक फैल गया था। उसने एक महिला को उसके आगे चलते देखा और उससे बात करने की अनुमति मांगी। उसने पूछा कि वह क्या चाहता है। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि क्या उसके पास कुछ है जो वह अपनी पोती को खिला सकता है। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और वह उसके पोषण के बारे में चिंतित था। उसने बच्चे को देखा और उसे सुंदर पाया, यह कहते हुए कि यह शर्म की बात है कि वह बिना खाए इतने दिन रह गई। ऐसा हुआ कि उसके पास थोड़ा स्तन दूध था और उसने पूछा कि क्या वह बच्चे को खिला सकती है। बूढ़ा व्यक्ति खुश हुआ और पूछा कि क्या यह ठीक है। बच्चे को देखा और उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे उस समय कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसकी मदद कर सकता है। इसलिए यह उसके लिए बहुत सुविधाजनक था कि जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने महिला से पूछा कि क्या वह ठीक से खा रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने महिला को पुकारना जारी रखा, लेकिन सन्नाटा छा गया। पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि महिला उसकी पोती को गोद में लेकर भाग रही है और उसने चिल्लाकर पूछा कि उसे क्या लगा कि वह कर रही है, चिल्लाते हुए कि वह अब अमीर बनने जा रही है। महिला अपनी बाहों में सील लेकर भाग गई, लेकिन अगले ही पल वह जीन शान द्वारा नीचे गिरा दी गई, जिससे छोटी लड़की उसकी बाहों से उड़कर अपने दादा की मुट्ठी में आ गई। उसके भाव से पता चलता था कि उसे पूरा कलाबाजी प्रदर्शन बेहद मजेदार लगा।
उसने महिला को अपने भाले के पिछले सिरे से पकड़ों से गिरने से बचाए रखा, लेकिन उसे पागल कहा। वह पूछने ही वाला था कि उसने ऐसा क्यों किया, जब एक पैनल पर कुछ ने उसका ध्यान खींचा। वहां दो चित्र थे, उसका चेहरा और मुहरें। यहाँ तक कि एक छोटे से शहर में भी जैसे कि वह था, उसका चेहरा पहले से ही वहां था। उसे एल द्वारा खोजा जा रहा था। जीन शान को नहीं पता था कि उसकी पोती पर भी इनाम था, और जानकारी में दावा किया गया था कि उसने उसका अपहरण कर लिया था और उसके साथ यात्रा कर रहा था। मिरम गठबंधन ऐसे को उनके पास लाने वाले को एक बड़ा इनाम दे रहा था। बूढ़ा आदमी इस पोस्टर को देखकर सदमे में था। वे मिरम गठबंधन में ऐसे ही क्यों चाहते हैं? उन्हें यह भी नहीं पता होना चाहिए कि वह अभी भी जीवित है। कुछ लोग उनके पास जाने लगे जहां वे थे, और जियानिन ने इसे देखा। अब वह समझ गया था कि ये सिर्फ मार्शल कलाकार नहीं थे जो खतरनाक थे, उनके वांछित पोस्टर पूरे शानी प्रांत में थे। तीनों लोग पोस्टर के पास पहुंचे और बात की कि वे हर जगह कैसे वांछित थे। हर कोई इस कथन पर विश्वास करता था कि जियानिन वह था जिसने पूरी तरह से पागल हो जाने के बाद अपने परिवार का नरसंहार किया था, और इससे वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अपने जीवन से ज्यादा अपने सम्मान को महत्व देता था। वह हमेशा इसी तरह रहता था, और ऐसी प्रतिष्ठा के साथ समाप्त हुआ दिल दहला देने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति ने उल्लेख किया कि कुछ समय पहले ही बाख परिवार पर भी हमला किया गया था और पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। उन्हें एक ही रात में मार दिया गया था। बूढ़े व्यक्ति को पता था कि यह परिवार उसके परिवार से बड़ा होने के अलावा कई प्रथम श्रेणी के मास्टर्स भी थे, और उनमें से एक व्यक्ति ने टिप्पणी की कि अजीब बात यह थी कि वे किसी भी बच्चे का शव नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपराधियों को बच्चों का अपहरण करते देखा। बूढ़ा व्यक्ति हैरान था कि यह संयोग नहीं हो सकता था। यह वही समूह था जिसने उसके परिवार पर हमला किया था। इसके अलावा यह कोई भी नहीं था जो उसके जैसे परिवार और बायों को एक रात में नष्ट कर सकता था। क्या यह वास्तव में गठबंधन का कोई व्यक्ति हो सकता है? सवाल यह था कि क्यों, लेकिन इससे पहले कि वह इसके बारे में आगे सोच पाता, ऐसे ने दादाजी कहना शुरू कर दिया, और उसने उस समय उसकी ओर देखा। इस अफवाह के बारे में बहुत हंगामा हुआ था कि सील एक अमर शरीर के संविधान के साथ पैदा हुई थी। गठबंधन ने परिवार को उपहार के रूप में उसे मजबूत करने के लिए अमृत भी भेजा था। यह जियांगो के सभी के लिए एक बहुत ही खुशी का अवसर था। उन कमीनों का लक्ष्य उसे और उसके परिवार के हर व्यक्ति को बिना दया के खत्म करना और सील को ले जाना था। क्रोध में अपने दांत पीसते हुए बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें मानसिक रूप से कोसना शुरू कर दिया। भले ही वह वास्तव में पागल हो गया हो, जैसा कि आरोपी है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। जहां बूढ़ा आदमी था, वहां से ज्यादा दूर नहीं, भिखारी के सेक्स के लोगों ने उसे देख लिया। वे जानते थे कि वह बच्चे की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, और टिप्पणी की कि उनकी गलती यह थी कि उन्होंने उन्हें जीवित छोड़ दिया। अब उनके पास क्षेत्र का सबसे अच्छा हत्यारा था, और वे धीरे से हंसने लगे। हत्यारे ने कहा कि वह उन दोनों को मिरम गठबंधन में ले जाएगा, और लोगों ने पुष्टि की यह कहते हुए कि वह जो चाहे कर सकता है। हत्यारे को देखकर उसने टिप्पणी की कि यह शूरवीर उसके लिए बहुत भाग्यशाली था। यह अविश्वसनीय था कि उसे इतनी आसानी से अपना नाम बनाने का मौका मिलेगा। वह पाप भी ये अभी भी अपनी किस्मत पर गर्व कर रहा था। जब उसने महसूस किया कि बूढ़ा आदमी उसकी दृष्टि से गायब हो गया था, इससे वह बहुत भ्रमित हो गया। अभी भी सोच रहा था कि वह कहाँ गया था। हत्यारे ने उसके पीछे किसी की उपस्थिति नहीं देखी। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक राक्षसी भाव था, यह सोचकर कि भले ही वह पूरी तरह से अपनी समझ खो दे, लेकिन वह उन सभी का सफाया कर देगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। जनिन हत्यारे को खत्म करने ही वाला था। जब एसई ने एक बार फिर दादाजी कहा,
जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें पीछे मुड़ने पर मजबूर किया। लेकिन जब वे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। उन्हें और भी भ्रमित कर दिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने किसी को कुछ कहते हुए सुना था। छतों पर पूरी गति से दौड़ते हुए जियानिन ने सोचा कि जैसा कि उन माँ एलायंस कमीनो चाहती थी, सील ने अपने दादा को बुलाया और उसने उससे कहा कि चिंता न करें, वह ऐसी चीज फिर नहीं होने देगा। जियान के विचार में उसकी सील सच में भाग्य की किरण थी। यदि उसने उस समय उसे नहीं बुलाया होता तो कौन जानता है कि क्या हो सकता था। उसने अपने दादा को बचाया था। यह महसूस करने के बाद कि हर किसी ने उन्हें अपना लक्ष्य बना लिया था, बूढ़े आदमी को एक सुरक्षित और एकांत स्थान खोजने की होने की जरूरत थी जहां कोई उन्हें न पा सके। और इस तरह 2 महीने बीत गए। बूढ़ा आदमी अपनी पोती को अपनी पीठ पर लेकर चल रहा था और उसने कुछ देखा जो ईसाई को बुला रहा था, जो सो रही थी। जब उसने पूछा कि क्या उसने इसे देखा है, उन्हें आखिरकार रहने के लिए एक जगह मिल गई। बूढ़े आदमी ने एक छोटे से घर की ओर इशारा किया जो अच्छी हालत में नहीं था, लेकिन उनके लिए यह किसी महल से कम नहीं था। इसमें एक बगीचा और एक पानी का फव्वारा भी था जिसका वे उपयोग कर सकते थे। उसने अंदर से एक ऐसी जगह का विश्लेषण किया जो काफी समय से परित्यक्त और खाली लग रही थी। यह आश्चर्यजनक रूप से साफ थी। फर्नीचर अभी भी अच्छी स्थिति में था। अधिक बारीकी से विश्लेषण करने पर बूढ़े व्यक्ति को एक छोटा जेड बॉक्स मिला और उसने सोचा कि क्या इसमें कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसे वे पैसे के लिए व्यापार कर सकते हैं। बॉक्स खोलने पर उसे कुछ फेंकने वाली सुइयां मिली। शायद आंतरिक चीका एक विशेषज्ञ वहां उनसे पहले रहता था। उसे उसे एक 7 तार वाला जीथर भी मिला। यह संयोजन काफी दुर्लभ था। इसके बारे में सोचकर जियानिन ने यह सिद्धांत बनाया कि जो व्यक्ति वहां पहले रहता था वह साधारण नहीं था, लेकिन उसने फिर भी वहीं रहने का फैसला किया। रात हुई, घर जलाया गया और वह उनके लिए खाने के लिए कुछ पका रहा था। एक ट्रे के साथ घर में प्रवेश करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने सील करने की घोषणा की कि रात का खाना तैयार है, जिससे छोटी लड़की उत्साहित हो गई। वह अपनी छोटी उम्र के बावजूद तब तक भूख से मर रही होगी। उस पे पहले से ही बूढ़े व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों की नकल कर सकती थी और उसने जवाब दिया कि वह बहुत भूखी काम कर चुका था। वह सोचने लगा कि जब वे दोनों साथ थे तो उसे उसकी अधिक प्रशंसा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करने का अवसर खो देगा। इतनी जल्दी सील ने शोर मचाया जिससे वह वर्तमान में वापस आ गया और उसने पूछा कि क्या उसके दादा रो रहे थे। उसने इसे ढकने का प्रयास करते हुए कहा कि यह उसके लिए तैयार किए गए भोजन के धुएं के कारण था। वह स्थान छोड़कर चला गया। उसने कहा कि वह चूल्हा बुझा देगा और सील को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देगा। उसने उसे जाते हुए देखा और वह सोचने लगा कि अपनी पोती के प्रति ऐसा कमजोर चेहरा दिखाना उसके लिए दयनीय था। क्या वह हर समय इधर उधर भटकने से बहुत थक गया था? जब उसे मिरम गठबंधन की साजिश का पता चला, उस समय वह केवल बदला लेना चाहता था, हालांकि यह इंतजार कर सकता था। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सील को पालना था ताकि वह स्वस्थ और मजबूत हो सके। यही उसकी प्राथमिकता थी। एक नया दिन आया। जेनिन ने मिट्टी का विश्लेषण किया और पाया कि यह काफी उपजाऊ थी और कुआं बहुत पास था। यह स्थान सब्जी का बगीचा शुरू करने बाह्य रूप से, क्योंकि अचानक उसकी पीठ टूट गई और उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। उसने सील की आवाज सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि छोटी लड़की पहले से ही अपने आप खड़ी हो सकती है। वह एक असाधारण गति से चीजें सीख रही थी। इससे प्रभावित होकर उसने उसे चलने का प्रयास करने के लिए कहा और उसने प्रयास किया, लेकिन एक चट्टान पर ठोकर खाकर गिर गई। बूढ़ा आदमी उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ने में कामयाब रहा।
और यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वह कितनी बड़ी हो गई थी। जियानिन ने पूछा कि क्या वह घर के आसपास उसके साथ खेलना चाहती है, और उसने अपने दादा के साथ खेलने के लिए उत्साहित होकर सिर हिलाया। वे एक साथ चलने लगे। बूढ़ा आदमी अपनी पीठ में दर्द से थोड़ा अधिक झुका हुआ था, लेकिन अभी भी सील के साथ खुश था। एक और रात आई और जेनिन ने सील को देखा, जो पहले से ही सो रही थी। यह सोचकर कि वह चलना सीखने के बाद थक गई होगी, वह एक देवदूत की तरह चुपचाप सो गई। उसने सोचा कि उसे अगले दिन उसे मांस खिलाने की जरूरत है। वह जिस बगीचे में खेती कर रहा था, वहां से दौड़ते हुए उसने जानवर का पीछा किया और उसे पकड़ने के लिए जब तक संभव हो सका वहां से दूर चला गया। मांस से आ रही गंध से वह इसे भोजन के रूप में उपयोग कर सकता था। किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा और उसने बगल में देखा। वहां कुछ लोग थे, जिसने उसे थोड़ा चौंका दिया। उसने कल्पना नहीं की थी कि उसके और सील के अलावा उस पर्वत पर और भी लोग हो सकते हैं। एक बड़ा आदमी दो अन्य लोगों से बात कर रहा था, पूछ रहा था कि वे इतने देर से क्यों आए और क्या वे उन कमीनों से टोल शुल्क लेकर आए हैं। दूर से स्थिति का विश्लेषण करते हुए वह सोच रहा था कि क्या वह पर्वत डाकुओं के लिए किसी प्रकार का ठिकाना था। उस आदमी ने पूछा कि अन्य कहाँ हैं, और दोनों ने उत्तर दिया कि उनका समर्थन वुडांग संप्रदाय से आया था और दो टोइस्ट उनकी रक्षा कर रहे थे। चौंक गए। पहले आदमी ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि उनके भाइयों को टीएसटीएस द्वारा खत्म कर दिया गया था, और लंबे बालों वाले ने माफी मांगने की पुष्टि की। लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बेवकूफों, अगर वे टीएसटीएस को खत्म करने जा रहे थे तो उन्हें सिर्फ एक को नहीं बल्कि दोनों को मार देना चाहिए था। अब उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। बूढ़ा आदमी दूर से बातचीत सुन रहा था और सहमत था कि उन्हें दोनों को मारकर सारे सबूत मिटा देने चाहिए थे। और अब जब उन्होंने वुडांग संप्रदाय को भड़का दिया था, तो जल्द ही एक दंडात्मक बल का गठन किया जाएगा। वह स्थान रक्तपात का मंच बन जाएगा। जेनिन सोचता है कि यह पहाड़ उसका और से का घर है। उसे एक रेखा खींचने की जरूरत थी, इससे पहले कि वे डाकू उन्हें उनकी परेशानियों में घसीटें। दूर से शोर सुनकर बंधन वाला आदमी यह देखने के लिए मुड़ता है कि वह क्या चिल्ला रहा था। वह पूछता है कि वहां छिपा हुआ चूहा कौन था, और अन्य दो अपने भाले के साथ उन्हें छिपने से बाहर आने के लिए चिल्लाना शुरू करते हैं। जेनिन हंसता है और कहता है कि एक बुजुर्ग से बात करने का यह कोई तरीका नहीं है। वे बूढ़े आदमी को फिर से पागल कहना शुरू कर देते हैं, और हम देख सकते हैं कि वह इससे काफी चिढ़ रहा है। रूमाल वाला आदमी बूढ़े आदमी को धमकाना शुरू कर देता है और कहता है कि यदि वह अभी भी प्राकृतिक कारणों से मरना चाहता है तो बेहतर होगा कि वह पहाड़ छोड़कर चला जाए, क्योंकि यह उनका है। जेनिन कहता है कि पहाड़ों के मालिक हो सकते हैं क्योंकि वे प्रकृति के हैं। वह उनसे कहता है कि वे अपने नेता को सूचित करें कि एक बूढ़ा आदमी वहां चला गया है, इसलिए उन्हें उसके घर के पास पैर भी नहीं रखना चाहिए जब तक कि वे खून नहीं देखना चाहते। इस समय बूढ़ा आदमी एक भयानक मुद्रा अपनाता है जिससे लोग डर जाते हैं। वे बूढ़े आदमी के आदेश पर सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि वे अपने नेता को तुरंत सूचित करेंगे। लेकिन अगले ही पल रूमाल वाला आदमी पूछता है कि क्या वह यही सुनना चाहता था। जेनिन जवाब देती है कि ऐसा नहीं है। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि डाकू उसके कहे अनुसार नहीं करेंगे। डाकू क्रोधित हो जाते हैं और उसे फिर से पागल कहते हैं। क्या वे मजाक कर रहे थे? तभी लंबे बालों वाला आदमी हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि वह बूढ़े आदमी को वहीं दफना देगा। उसके घर के पास पहुंचकर उसे सिर्फ एक उंगली से उनके बीच की ताकत का अंतर दिखाना होगा। जेनसिन ब्लेड को झटका देता है, जिससे डाकू पीछे की ओर उड़ जाता है और वार से तलवार टूट जाती है। अगले ही पल
बंदना वाला आदमी अपनी तलवार से बूढ़े आदमी पर हमला करने के लिए पहले से ही हमला कर रहा था। वह एक ऊर्ध्वाधर वार करता है जो सीधे GINN की गर्दन पर लगा है। बंदना वाला आदमी आश्वस्त था कि उसने बूढ़े आदमी पर वार किया है और वह पहले से ही उसकी मौत पर विलाप कर रहा था कि बूढ़े आदमी को पहले ही उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। नीटी ही, लेकिन जेनिन पहले से ही उसके पीछे थी और जब उसने बोलना शुरू किया तो बंदिया चौंक गया। जेनिन ने पूछा, ओके किसी, क्या वह पूरे समय यही कहना चाहता था और लू परिवार की पाम तकनीक के चौथे मूवमेंट का उपयोग करने के लिए अपनी हथेली उठाता है। बंदिया की पीठ पर पीछे से बिजली का एक विस्फोट होता है जिससे उसे बहुत दर्द पेड़ जो फट गया और भारी विनाश का कारण बना। पूरे जंगल में इलाका एक समाशोधन में बदल जाता है जब आसपास के सभी पेड़ आधे में टूट जाते हैं और जेनिन कहता है कि हालांकि वह उनके शिष्टाचार को ठीक करना चाहता था, लेकिन इस बार वह इसे जाने देगा क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात है और वह उन्हें जाने का आदेश देता है। फिर कोई पूछता है कि उसके जाने का क्या मतलब है और धूल के बीच एक भव्य आकृति प्रकट होती है। एक विशालकाय गंजा आदमी पूछता है कि क्या अभी भूस्खलन हुआ है और बंधन वाला आदमी उसे डाकुओं के उपनेता के रूप में पहचानता है। वह आदमी बहुत बड़ा था, लगभग उस बूढ़े आदमी के आकार का दोगुना, जिसकी एक आंख बंद थी और उसके पास एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। और बूढ़ा आदमी टिप्पणी करता है कि वह बहुत परिष्कृत नहीं है, वह मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा जानता था। उसने बूढ़े आदमी को दयनीय कहा। गंजे आदमी ने पूछा कि क्या वे बूढ़े आदमी से बहस कर रहे थे। अगले ही पल वह अपनी कुल्हाड़ी बूढ़े आदमी पर घुमा, उसका सिर पीछे की ओर उड़ गया और वह जमीन पर जा गिरा। गंजा आदमी दूर जा गिरा और रुमाल पहने आदमी ने अपने उपनेता को पुकारा, जो कचरे की बोरी की तरह जमीन पर गिर गया। तीनों डाकू अपने सामने के दृश्य को देखकर आतंकित हो गए और कोसने लगे। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या उसने पहले ही उनसे नहीं कहा था कि वह उन्हें दूसरी बार भागने नहीं देगा। उसने उन्हें अपनी दृष्टि से बाहर चले जाने और कभी वापस न आने का आदेश दिया। लेकिन उसी क्षण उसका सिरदर्द पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया। यह उसके हमले का सबसे बुरा संभव समय था। वह दर्द से तड़पने लगा और जमीन पर गिर गया। डाकू थोड़ा चिंतित होकर देख रहे थे कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। उसने सोचा कि वह वहां गिर नहीं सकता था, इसलिए उसने जल्दी से दमन की गोलियों में से एक ले ली। सील घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वह दर्द में चिल्ला उसे खत्म करने के लिए उन्होंने बूढ़े आदमी पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। उसे लात घूंसे मारे और कोसते हुए उन्होंने उसकी गर्दन पर जोरदार लातें मारी और यह चमत्कार था कि वह टूटी नहीं। बूढ़ा आदमी वास्तव में स्टील से बना था। जैसे ही उन्होंने उसे रोका, वे चिल्लाए कि वे उसे आसानी से मरने नहीं देंगे। वे उसे जितना हो सके उतना प्रताड़ित करेंगे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, लेकिन वह सील के बारे में सोचने लगा जो घर पर अकेले उसका इंतजार कर रही थी। अगर वह वहां मर गया तो सील असुरक्षित रह जाएगी। सब कुछ एक पल के लिए काला हो गया और फिर बूढ़े आदमी को एक आवाज सुनाई देने लगी जो पूछ रही थी कि क्या यह वही बूढ़ा आदमी है जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। दूसरी आवाज ने जवाब दिया कि उसने काफी हंगामा किया था, लेकिन उन्होंने उसे सबक सिखाने का मौका ले लिया था। उसने अपनी आंखें खोली। बूढ़े आदमी ने लाल बालों वाले आदमी को रूमाल पहने डाकू के चेहरे पर थप्पड़ मारते देखा। छोटा डाकू चौंक गया और उसने लाल बालों वाले आदमी से पूछा, उसे बेहोश हुए कितना समय बीत चुका था। उसकी पोती अकेली थी जबकि वह वहां फंसा हुआ था। लाल बाल वाले व्यक्ति ने देखा कि वह होश में आ गया है और कहा, ऐसा लगता है कि बूढ़े ने अपने होश वापस पा लिए हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सोच रहा था कि क्या यह डाकुओं का नेता था। वह व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के पास गया
और कहा कि उसके आदमियों ने उसे बड़ा कहकर बहुत बुरा व्यवहार किया था। बूढ़ा व्यक्ति केवल यही सोच सकता था कि इस व्यक्ति ने उसकी जान क्यों बख्श दी। यह स्वीकार करते हुए कि उसके अधीनस्थों की हरकतें अप्रिय थीं, लाल बाल वाले व्यक्ति ने उनकी ओर से माफी मांगी। लेकिन नायक उसे केवल नीच के रूप में ही सोच सकता था, यह मानते हुए कि उसे पहले से ही लाल बाल वाले व्यक्ति की योजना का अंदाजा था। वो चुप रहा। जेनशिन उन डाकुओं के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी पोती के पास लौटने की जरूरत थी, लेकिन वह पूरी तरह से बंधा हुआ था और एक बार फिर जंजीरों को नहीं तोड़ सकता था। लाल बाल वाले व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगी। पहले तो वह आदमी ईमानदार लगा और अपने अधीनस्थ से चिल्लाया कि वह बूढ़े आदमी को मुक्त करने के लिए तुरंत चाबियां लाए। रुमाल पहने आदमी ने झूठ बोला और चाबियां उसके पास ले आया। लाल बालों वाले आदमी ने कहा कि वह सबसे पहले अपने शरीर से जंजीरें हटाएगा और फिर उन हथकड़ियों को खोलेगा जो उसे खंभे से बांधे हुए थे। उसने बूढ़े आदमी से अपना गुस्सा शांत करने के लिए कहा, लेकिन जिस क्षण जंजीरें हटाई गईं, जियानिन ने आदमी को लात मारी और उसे पीछे की ओर उड़ा दिया। बूढ़े आदमी की ताकत को पहचानते हुए उसने स्वीकार किया कि उसने उम्मीद की थी कि बुजुर्ग के पास बहुत अधिक आंतरिक ची होगी। जेनिन ने लकड़ी के खंभे को जमीन से उखाड़ दिया और लाल बालों वाले आदमी पर हमला कर दिया। लेकिन गंजा आदमी बूढ़े आदमी पर वार करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को घुमाते हुए आगे बढ़ा और अवसर का फायदा उठाया। जियानिन ने अपनी जंजीरों से मुक्त हो गया और गंजे आदमी पर वार किया। डाकुओं, बड़ा आदमी उन्हें मारने के लिए चिल्लाता है और ऊपर से बूढ़ा आदमी देखता है कि जमीन पर कई डाकू हैं जो उसके उतरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे किसी पर हमला कर सकें। तीरंदाजों से उसे नीचे लाने के लिए अपने तीरों का उपयोग करने के लिए चिल्लाता है और वे मानते हैं एमसी के लिए अपने रास्ते पर उड़ने वाले सभी तीरों को चकमा देना मुश्किल था और वह पहले से ही इस लड़ाई में कम से कम एक हाथ खोने की तैयारी कर रहा था। तीरंदाजों ने बूढ़े आदमी को अपनी निगाहों में ले लिया था जब किसी ने चिल्लाया कि उन्हें गोली नहीं चलानी चाहिए। यह लाल बालों वाला आदमी था जो उन्हें उसे अभी भी हवा में जाने देने के लिए कह रहा था। जियानिन डाकू के शिविर की दीवारों को पार करने में कामयाब हो जाता है और जमीन पर उतरकर भागने लगता है। वह अपनी पोती के बारे में सोचता है और कहता है कि वह अपने रास्ते पर है, उसने उसे भागने दिया और कहा कि उनके कुछ आदमी पहाड़ों में गायब हो गए थे और उनका मानना था कि यह बूढ़े आदमी का काम था। लेकिन नेता ने उसे बीच में रोककर कहा कि वह उनके द्वारा पैदा की गई गंदगी को साफ करने का प्रयास कर रहा था। ब्लैक ब्लेड माउंटेन का भाग्य उस बूढ़े आदमी पर निर्भर था। वह आदमी कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। उसने कहा कि घर पहुंचकर बूढ़ा आदमी अपनी पोती के लिए चिल्लाता है और घोषणा करता है कि वह घर लौट आया है। बके यह पता लगाने की कोशिश करते हुए चारों ओर देखता है कि क्या किसी जानवर ने घर पर आक्रमण किया है या सील को नुकसान पहुंचाया है, और वह उसका नाम चिल्लाता है और उसे जवाब देने के लिए कहता है। चिल्लाते हुए सील दौड़ती हुई आती है और बूढ़ा आदमी उसकी उपस्थिति को नोटिस कर आई